तो हेलो एवरीवन, चलिए बच्चों शुरू करने जा रहे हैं हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट 1, 2 एंड 3 का मैराथन। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं 99% चांसेस है जो सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वेलकम टू वीटीएस क्लासेस और आप शुरू कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 जो है ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन की है। पहला क्वेश्चन हम जो आज की मैराथन की बात कर रहा हूं चैप्टर 1, 2 एंड 3। आपकी जो पैटर्न होने वाला है वो इस प्रकार है। एमसीक्यू आपका 10 क्वेश्चन आएगा, क्लियर कि नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का है वो 10 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एमसीक्यू कहां से सॉल्व करें। घबराना नहीं है, सेकेंड मैराथन में हम एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे और सिर्फ वही मैराथन क्या करना है, वही एमसीक्यू देख करके जाना है। सर एमसीक्यू कैसे आएगा? जितने भी प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यू है आप लगभग ये समझ के चलो जो उसी को क्या कर देगा, ये लोग रिपीट कर देगा, तो उसको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। शुरू कर रहे हैं। पहली क्वेश्चन है आपका डिफाइन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है इसको समझिएगा। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को इन्वायरमेंट और उसके इश्यूज के बारे में अवेयरनेस और समझाने की कोशिश करते हैं। यह हर इंसान को बच्चों इनकरेज करता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और उसमें अपना योगदान दे। आप सिंपल वर्ड में समझिएगा, इसमें कई इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं जिसमें लोगों को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाया जाता है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं अमन, यह एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या है? लर्निंग प्रोसेस है जो लोगों को इन्वायरमेंट के इशू के बारे में नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है। इसे हम बच्चों इन्वायरमेंटल एजुकेशन बोलते हैं। कोई डाउट है यहां तक? यह पहली क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट एक, और ये पेजेस ऊपर क्यों नहीं जा रहा? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल साइंस? इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है ये देखिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें हम साइंटिफिक मेथड यूज करके नेचुरल वर्ल्ड और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उनके ओरिजिन्स और सॉल्यूशंस को हम ढूंढते हैं। ये कहां पर होता है? इन्वायरमेंटल साइंस में होता है। तो सर इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या होता है? यह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो इन्वायरमेंट के साइंटिफिक, सोसाइटल और इकोनॉमिकल और कल्चर एस्पेक्ट को स्टडी करता है। इसमें नेचुरल और ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर दोनों को कंसीडर किया जाता है। आप बोल सकते हो जैसे कि पॉलिसी हो गया, इथिक्स हो गया और सस्टेनेबिलिटी हो गया। ये बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस एक फोकस्ड अप्रोच है, ये तो पता है, लेकिन ये स्टडी जो हम करते हैं ना डेप्थ में करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है ना ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेता है और साइंस जो है उसकी पर्सपेक्टिव क्या होती है? काफी नैरो होती है। नैरो क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ उसके ओरिजिन की सॉल्यूशन को ढूंढता है, ये डेप्थ में बात कभी नहीं करता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? स्कोप क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का? सबसे पहला वर्ड जो मैं यूज करने जा रहा हूं निखिल, देखो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हम बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं, जिसमें से पहला जो पॉइंट्स मैं आपसे बोलूंगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। हम सबसे पहले लोगों को अवेयर करते हैं किसके बारे में? इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में। दूसरी पॉइंट जो बच्चों मैं शेयर करूंगा, यह नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, बचाए रखना। तीसरा है सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स को प्रमोट करना, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स को प्रमोट करना। चौथा है पॉलिसी को एडवोकेट करना, पॉलिसी को एडवोकेट करना। सर
उसके बाद है आउटडोर लर्निंग में इंगेज करना, आउटडोर लर्निंग में इंगेज करना। फिर है सर एनवायरमेंटल इशू को ग्लोबल नेचर्स की समझना। ऐसे समझिए ना, इसका एम होता है लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। ये आपका स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन है। कोई डाउट है यहां तक क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ट्बिलिसी डिक्लेरेशन 1977। ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस के बारे में बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस का। पेपर लगभग ऐसे ही दिखाई देगा कल आपको, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, और सॉरी परसों मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो और इवनिंग में यही सब क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस क्या होता है? यह एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। ये अक्टूबर 1977 में ट्बिलिसी जॉर्जिया, क्या जगह का नाम है? जॉर्जिया में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एडप्ट किया गया था। जॉर्जिया कहां पर है पता है ना आपको? जॉर्जिया जो हमारा है पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का हिस्सा था। क्लियर कि नहीं है? उसमें इस कॉन्फ्रेंस में के दौरान इसको एडप्ट किया गया था। ये डिक्लेरेशन दो कोर प्रिंसिपल्स को एम्फेसाइज करता है। हालांकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है, मैं पहले से बता दे रहा हूं। ट्बिलिसी डिक्लेरेशन आपका 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। पहला पॉइंट ये बात करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, यानी ये एनवायरमेंटल एजुकेशन की फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए फोकस करता है। इनफॉर्मल क्या है? जो स्कूल्स में सिखाया जाता है, जिससे आपको डिग्री और सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इनफॉर्मल क्या है? जो आप बाहर में सोसाइटी में सीखते हो। देखो, इनकॉर्पोरेट करने में फोकस करता है ताकि इन्वायरमेंटल इशू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाया जा सके और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट में बात करता हूं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये किसका है? ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस का ही एक हिस्सा है। सर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये डिफरेंट फील्ड और सेक्टर के बीच कोलैबोरेशंस को एडवोकेट करता है ताकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का होलिस्टिक अप्रोच से सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? ये पूरा क्लियर है ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। मेंशन 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एज आउटलाइन इन द ट्बिलिसी डिक्लेरेशन। अब बच्चों मैं बता रहा हूं, पहले मैंने ट्बिलिसी डिक्लेरेशंस के बारे में बात किया। 5 ऑब्जेक्टिव मैं बहुत सिंपल वर्ड में क्लियर कर रहा हूं। जब ये 5 मार्क्स में आएगा तो कैसा आएगा? पहला पॉइंट आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अवेयर करना लोगों। क्या होता है? अवेयर करना। दूसरा होता है नॉलेज को डेवलप करना, टेक्नोलॉजिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से आपकी नॉलेज क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर नॉलेज डेवलप नहीं होता, बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो कोविड-19 का वैक्सीन नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल एजुकेशन का ही एक हिस्सा है। तीसरा सर है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स हमारा कैसा है एनवायरमेंट को लेकर के, ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे हर एक चीज एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। जो भी घटना हो रहा है कहीं ना कहीं, आज जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी एक एनवायरमेंटल इश्यूज की ही एक हिस्सा है। क्लियर कि नहीं? कि हम ह्यूमंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गलत है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट है। एनवायरमेंट क्या बताता है? जो हम जिसके सराउंडिंग में रहते हैं वो जगह कैसा है। क्लियर कि नहीं है? और उसी सराउंडिंग में रहकर कोई गलत काम करे तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं, वॉइस रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्किल्स। आपको बिना नॉलेज का ये सब की जानकारी आपको नहीं मिलेगा, जो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गया, एजेंसी से आप नॉलेज के रूप में डेवलप करते हो। फिर आता है पार्टिसिपेशन। सर पार्टिसिपेशन क्या है? आप कई सारे सेमिनार अटेंड करते हो, कई सारे नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होता है उसको अटेंड करते हो और फिर नॉलेज को गेन करते हो। वहां से आपको कई सारी चीजों की जानकारी मिलती है। आपको पता है ना अर्थ समिट होता है। अर्थ समिट होता है तो दुनिया भर की जो कंट्री के जो मतलब पीएम है, प्रेसिडेंट है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्लोबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं। क्लियर कि नहीं है? तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सर मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन कहां पर हुआ था? सर 100% लिख के ले लो, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहली कॉन्फ्रेंस जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का यूनाइटेड नेशंस की तरफ से स्टॉकहोल्म, याद रखना स्टॉकहोल्म में 1972 में हुई थी। स्टॉकहोल्म की तरफ से एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्टॉकहोल्म याद रखना, वहां पर क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसको लेकर के? एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के।
यूएन की तरफ से। किसकी तरफ से? यूएन की तरफ से। इसका एम था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और एजुकेशन को जनरल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाना। अगर ये जनरल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होता तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। तो ये कहां पर हुआ था? स्टॉकहोल्म में। किसके द्वारा हुआ था? यूएन के द्वारा। कब हुआ था? 1972 में। किसकी बात कर रहा था ये बोला था एनवायरमेंटल अवेयरनेस को किस में कन्वर्ट करना? जनरल एजुकेशन में कन्वर्ट करना। होप सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट मैं बात करता हूं। नेक्स्ट है राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। आपको बेनिफिट्स पूछ रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको 5 मार्क्स में कन्वर्ट करता हूं कि बेनिफिट्स आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं 2 मार्क्स के हिसाब से भी समझ के जाना और 5 मार्क्स के हिसाब से भी समझ के जाना। सर पहला पॉइंट बताइए, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की जो है ना स्किल्स के जरिए आपको इनहेंस किया जाएगा, यानी आपको इस तरीके से नॉलेज को डेवलप किया जाएगा ताकि आप एनवायरमेंट को बेहतर तरीके से समझ सको। दूसरा पॉइंट, इमेजिनेशन को सपोर्ट बढ़ावा दिया जाएगा। इमेजिनेशन समझते हो ना, जो आप R&D करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, इमेजिनेशन के बेसिस पे ही करते हो, यानी आप कुछ सोचते हो और उसको आप फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो। तीसरा है टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना? टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करना। मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट मैंने बोला क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग के जो स्किल्स है ना उसको इनहेंस करना। दूसरा मैंने बोला इमेजिनेशन और इंथुजिज्म जो है ना उसको बढ़ावा देना। तीसरा मैंने बोला टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करना। चौथा क्या है? लर्निंग को क्लासरूम के बाहर तक एक्सटेंड करना। सिर्फ आपको क्लासरूम में एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं सीखना है, यहां से बाहर भी सीखना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। फिर मैंने बोला स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को इंपावर करना। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को इंपावर करना। फिर है कम्युनिटीज को स्ट्रांग बनाना। कम्युनिटीज को क्या बनाना? स्ट्रांग बनाना। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करना और बायोफोबिया को रिड्यूस करना। बायोफोबिया क्या करना है? हमें रिड्यूस करना है। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर से आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं जो फर्स्ट चैप्टर से है, यह है हु स्टार्टेड एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल रिलेटेड एजुकेशन इन इंडिया। किसने स्टार्ट किया था इसको? बता रहा हूं 1991 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स बनाया। हर स्कूल्स को बोला जो एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको पढ़ाना पड़ेगा, और ये इनिशिएटिव पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू MC मेहता, मैं नाम ये कर रहा हूं, MC मेहता ने प्रमोट किया था। किसने प्रमोट किया था? MC मेहता ने। किसके रिकमेंडेशन से? सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन से, जो एक फेमस एनवायरमेंटल लॉयर है इंडिया में। जो क्या है बच्चों? एक फेमस एनवायरमेंटल लॉयर थे इंडिया में, जिनके द्वारा इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था। सर यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर? बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने बोला ना, चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेगा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब चैप्टर नंबर 1 का हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स। पेपर का पैटर्न कैसा है? 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। क्लियर कि नहीं है? तो हम पहले आज 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स। और कल जब हम कंप्लीट करेंगे तो कल हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 4 और 5 के साथ में जो MCQ एग्जाम्स में आने वाला है उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा। उससे बाहर एक भी MCQ नहीं देखना है। MCQ 10 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 5 मार्क्स से 4 क्वेश्चन। चलिए सर 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पहला पॉइंट है फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये क्या होता है बच्चों? फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? ये एकेडमिक प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है? एकेडमिक प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाता है। इसे हम फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा है नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपको कहां पर देखने को मिलेगा? शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। नॉन फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है? ये नेचर क्लब, वर्कशॉप और कम्युनिटी इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम में कंडक्ट होते हैं। थर्ड इनफॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये सर क्या होता है? ये डे टू डे जो आप एक्सपीरियंस करते हो, म्यूजियम जब विजिट करते हो या सिमिलर जो भी एक्टिविटी करते हो उसके द्वारा बताया जाता है। जैसे मैं रास्ते से जा रहा हूं, जैसे अनुराग आप डेली फूल बागान जाते हो, रास्ते में आपको पेड़ पौधा नेचर्स वगैरह दिखाई देता है, तो आप उसको विजुअलाइज करते हो कि नहीं करते हो?
तो वो क्या है, वो इनफॉर्मल है। वो क्या है बच्चों, इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी क्या है, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने पे फोकस करता है। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस लर्निंग। एक्सपीरियंस लर्निंग सर क्या होता है? एक्सपीरियंस लर्निंग सर क्या होगा, बताओ। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या होगा? ये फील्ड ट्रिप्स और एक्सपेरिमेंट जैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करता है। जैसे किसी एरिया में आप बार बार विजिट करते हो, कोई काम अगर आप कंटिन्यूअस करते हो तो उसकी पूरी नॉलेज आपको मिल जाती है, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए आप लद्दाख घूम करके आए हो और आप हर साल लद्दाख जाते हो। अब मेरे को मन कर रहा है कि मैं इस बार कहाँ जाऊं, लद्दाख जाऊं, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, बताइए किस तरीके से जाया जा सकता है, किस एरिया में जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए, और क्या ऐसे कैसे एक्सपीरियंस, कितना दिन लग सकता है, किस एरिया में कहाँ कितना खर्चा हो सकता है, कौन सी होटल हमारे लिए बेहतर होगा। तो लेकिन गाड़ी से जाना सही रहेगा कि फ्लाइट से जाना सही रहेगा, कहाँ उतरना पड़ेगा, वहां से कैब के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, तो उसकी बजट मैं पहले से ये तय करूंगा। और ये एक्सपीरियंस आपको, इसलिए आपसे मुझे वो जानकारी मिल रही है। कोई दिक्कत है क्या? इकोलॉजिकल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है, यानी आपको कहीं ना कहीं इकोसिस्टम्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? 5 मार्क्स का है। हम जानते हैं सीयू के स्टूडेंट्स को ये 7 या 8 पॉइंट्स लिखने वाला नहीं है, मैक्सिमम कितना लिखेगा, 5 या 6 ही लिखेगा। तो 6-7 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आता हूं 5 मार्क्स में। चैप्टर नंबर, देखो हर चैप्टर से 10 मार्क्स पकड़े चलो, 10 मार्क्स। दस मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देंगे, और 1 मार्क्स का 1 या 2 क्वेश्चन दे सकता है। 5 मार्क्स में आप 5 से 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स यानी 1 पेज लेके चलिएगा। 1 पेज ऐसा नहीं हाफ पेज में करके आ गए हैं, आप जैसा भी लिखो आप 1 पेज पूरा फिल करोगे, और यहां पर उल्टा पुल्टा लिख के नहीं आओगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, डिस्कस अबाउट त्बिलिसी डिक्लेरेशन। त्बिलिसी डिक्लेरेशन बता चुका हूं ना, त्बिलिसी डिक्लेरेशन पता है क्या, है ना पता बच्चों? त्बिलिसी डिक्लेरेशन क्या होता है अनुराग? यूनेस्को ने यूनिप के साथ मिलकर 1977 में त्बिलिसी जॉर्जिया में एनवायरमेंटल एजुकेशन से पहला कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। इसमें 66 मेंबर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा लैंग्वेज को ध्यान से, इसमें 65 रिप्रेजेंटेटिव यानी 66 मेंबर स्टेट्स के डेलीगेट थे। उसके बाद 20 इंटरनेशनल एनजीओ और 265 डेलीगेट्स टोटल शामिल हुए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यूनेस्को और यूनिप के साथ मिलकर 1977 में त्बिलिसी जॉर्जिया में एनवायरमेंटल एजुकेशन पर पहला कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। इसमें 66 मेंबर स्टेट्स के डेलीगेट थे, 20 इंटरनेशनल एनजीओ और 265 डेलीगेट टोटल शामिल हुए थे। बच्चों ये डिक्लेरेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है, जो सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग एस्पेक्ट तक ही रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि एथिकल, कलेक्टिव, कल्चर्स और फाइनेंशियल डायमेंशंस को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। नेचर्स की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, तो कैसे नेचर्स को प्रोटेक्ट करें जिससे फाइनेंशियल लॉस से हम बच सके। क्योंकि फ्लड और अर्थक्वेक जब आता है तो आपको पता ही है किस तरीके का नुकसान होता है। नेक्स्ट है, इसका एम था कि लोगों को एनवायरमेंट के इशू को समझाना और ग्लोबल कम्युनिटीज को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशंस करना। बच्चों तो आपको ये क्लियर है कि नहीं है सर? ये समझ में आया क्या? नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय, लिसन ना, नेक्स्ट और 100% मैं लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय एनवायरमेंटल अवेयरनेस? लिसन बच्चों, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट डू मीन बाय एनवायरमेंटल अवेयरनेस? एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या होता है ये समझ लेना। इसका मतलब है लोगों को एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करना। क्या करना? जागरूक करना, ताकि वो समझ सके कि इंसान की एक्टिविटी के वजह से हमारे प्लैनेट्स के फ्यूचर पे क्या पड़ सकता है, असर पड़ सकता है।
इसमें ये समझना इंक्लूड होता है कि हमारे डेली डिसीजंस और एक्शंस का नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है ना, इससे कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है। पहला क्या है, फैमिलियरिटी विथ इन्वायरमेंटल चैलेंज। इसका मतलब है कि लोग क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशंस और बायोडाइवर्सिटी के प्रॉब्लम जैसे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में इंफॉर्म होनी चाहिए, यानी उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा है ग्रास्पिंग इकोलॉजिकल सिस्टम। ये इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्शंस को समझने पे फोकस करता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस और ह्यूमन एक्शंस के इन सिस्टम्स पे भी इसका असर पड़ता है। सर कैसे? जो भी इंपैक्ट पॉल्यूशन की वजह से होगा तो उसका इंपैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा कहीं ना कहीं नुकसान हमें उतना ही ज्यादा होगा। रियलाइजेशंस ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस। सर इसका मतलब क्या है? इसमें ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एग्रीकल्चर और एनर्जी कंजम्पशन जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब सर क्या है? ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस को फॉलो करने का डेडिकेशन होता है, जैसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए एनवायरमेंटल्स को कंजर्व करना इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इनिशिएटिव। सर ये क्या बोलता है? इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हो। क्या हो? एक्टिवली इन्वॉल्व हो, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें और इन्वायरमेंटल जो हमारा प्रिजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने में वो पॉलिसी को एडवोकेट करें। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? क्लियर है ना? अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम शुरू कर रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन की तरफ से। पहला है व्हाट इज इन्वायरमेंटल पॉलिसी। सर इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है? इन्वायरमेंटल पॉलिसी का मतलब होता है वह रूल्स जो किसी अथॉरिटी, यूजुअली आप समझ के चलो जो रूल्स कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं। उसके द्वारा किसी मैटर के लिए बनाया जाता है, किसी न किसी पर्पज के लिए बनाया। गवर्नमेंट रूल्स क्यों बनाएगा? आपको कुछ ना कुछ पर्पज होगा तभी तो नहीं, रूल्स तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये अलग चीज है। रूल्स तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता है। एनवायरमेंट को ऐसी चीज है जो सभी लिविंग क्रिएचर्स के हेल्दी लिविंग के लिए इंपॉर्टेंस है और इसलिए एनवायरमेंट की सफाई बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये समझो ना, एक क्लियर एनवायरमेंटल पॉलिसी पूरी दुनिया में होनी चाहिए। दिल्ली में जब पॉल्यूशन आता है तो केजरीवाल जी को अवस्था खराब हो जाता है, कई दिनों तक से फॉग ही फॉग दिखाई देता है। अच्छा, इसके लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे एक पॉलिसी का नाम है अमन स्टॉकहोल्म। क्या नाम है? स्टॉकहोल्म है, वियना है, रियो डी जेनेरियो के नाम आपने सुना होगा, रियो डी जेनेरियो है, कन्वेंशन वगैरह ये सब है। इंडिया में भी कुछ पॉलिसी नेशनल और स्टेट लेवल पे बनाई गई है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। होप सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर पूरा क्लियर है क्या एनवायरमेंटल पॉलिसी? अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो लिख पाओगे? लिख पाएंगे ना? पॉलिसी किसकी बात करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ ऐसे पॉलिसी के नाम बताओ जो इंटरनेशनल लेवल पे रियो डी जेनेरियो है, वियना है और स्टॉकहोल्म है, और इंडिया लेवल पे भी क्या किया गया है? पॉलिसी बनाया गया है। क्लियर कि नहीं है? क्यों बनाया गया है? ताकि क्या कर सके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट। एनवायरमेंटल एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला पॉइंट जो मैं शेयर कर रहा हूं, पहला पॉइंट है हर सिटीजन को राइट देना, वह एक हेल्दी और अनपॉल्यूटेड एनवायरमेंट में जी सके। दूसरा, 1974 में अब है वाटर एक्ट पास किया गया ताकि हर इंसान को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। तीसरा, 1981 में एयर एक्ट पास किया गया ताकि हर इंसान अनपॉल्यूटेड एनवायरमेंट में जी सके। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जीन रिलेटेड रिसर्च के थ्रू वेरियस वायरस को स्प्रेड होने से बचाया गया। अभी जैसे मंकी पॉक्स आया हुआ है तो अब शायद इतना आसान नहीं है जो इंडिया में क्या आ सके, मंकी पॉक्स फैल सके, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी क्या अवेलेबल रहेगा? वैक्सीन अवेलेबल रहेगा। अब ये तो आपको बता के नहीं वैक्सीन बनाया जाएगा और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम क्या हो रहा होगा? कंपनी के द्वारा चल रहा होगा। नेक्स्ट है नेचुरल एलिमेंट्स को बैलेंस को नेशनल और स्टेट्स लेवल पे डिस्टर्ब होने से बचाना। नेक्स्ट है लोगों को एनवायरमेंट के बारे में जागरूक बनाना और उन्हें पॉल्यूशन के कॉजेस के बारे में अवेयर करना। सर ये 6 पॉइंट्स आपने क्यों बताया? मैं इसलिए बताया क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और
5 मार्क्स में भी आ सकता है। ये सब जो क्वेश्चन है ना आपका, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, ये 2 में भी आ सकता है। और जो क्वेश्चन आपको 2 में बता रहा हूं ना, वो गारंटी नहीं है जो आपको कहां पर दे दे, 5 में दे दे, 5 में भी दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरमेंट्स। व्हाट इज द नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एनवायरमेंट। सर क्या है, एनवायरमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत किस लिए होती है? ये इसलिए होती है ताकि नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके रेगुलाइज किया जा सके। सर सुनिएगा, पॉल्यूशंस को रोका जा सके, इकोसिस्टम को सेफगार्ड किया जा सके। ये रूल्स बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में यूज होता है, क्लाइमेट चेंज को कम करने, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कम करने के लिए यूज होता है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका मदद मिलता है। अगर ये रूल्स नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी से दुनिया और उसके इकोसिस्टम जो है ना, उसको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ते चला जाएगा और पॉपुलेशन भी बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये है, व्हाट आर द 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ, 1 मिनट, हाँ कुछ छूट गया तो क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बीबीआई करके रख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं तुमको, इस बार देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में वाइल्ड लाइफ और उनके एनवायरमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए बनाया गया है। एक एक्सटेंडेड लेजिस्लेशन है एक तरीके से, यह एक एक्ट है जिसमें यह बताया गया है जो प्रोटेक्टेड रीजन कैसे क्रिएट करें, हंटिंग और इलीगल ट्रेड को कैसे ओवरसीज करें, कैसे रोक सकें, और कंजर्वेशन इशू कैसे हम टैकल कर सकें। नेक्स्ट बात करता है स्पीसीज क्लासिफिकेशन। इस लॉ के तहत स्पीसीज को डिफरेंट शेड्यूल्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सी स्पीसीज को कितना प्रोटेक्शन दिया जा सके। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो किस तरीके से एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट कर सके। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स, शेड्यूल जो है, एक शेड्यूल ये बताता है अगर कोई भी स्पीसीज की वायलेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा। अगर किसी जंगल में किसी भी जीव जंतु का शिकार करते हुए अगर मिल जाते हो तो आपको उम्र कैद का सजा भी हो सकता है। जैसे कुछ दिन पहले आपने सलमान खान के बारे में देखा था, बेचारा कई साल तक क्या करते गए रहा, जेल का और कोर्ट का चक्कर काटते रहा। और बिश्नोई समाज के हिसाब से, बिश्नोई समाज के केस कर दिया था ना उनके ऊपर ब्लैक बक के लिए। अच्छा, लाइसेंस क्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं। केस जीत गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, वो अपनी लेवल पे है। अच्छा, अथॉरिटीज को लाइसेंस देने का पावर दिया गया है, जिसमें हंटिंग, रिसर्च और फोटोग्राफी जैसे एक्टिविटी के लिए परमिशन दी जा सकती है। और सर क्या है, ये एक्ट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। पनिशमेंट्स क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? पनिशमेंट क्या, अगर कोई इंडिविजुअल रेगुलेशंस को वायलेट करता है तो उसके लिए इंप्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकता है। जो जेल कब तक होगा निखिल, जेल कब तक होगा, 7 साल तक जेल हो सकता है और 5,000 तक फाइन देना पड़ सकता है। चलो 5,000 फाइन तो दे दोगे, लेकिन 7 साल जेल जाना नहीं चाहोगे। 7 साल तक जेल हो सकता है और 5,000 रुपए तक फाइन देना पड़ सकता है। क्लियर है? अब ये मैं तुमको बताऊं जो कितने स्पेसीज होंगे जिसको मारने पे ही जेल होगा। कोई भी जानवर को आप नहीं मार सकते हो। हाँ जी, जो क्वेश्चन रहेगा वही में बताएंगे अभी। स्पेसीज, चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। व्हाट आर दी 3 ऑब्जेक्टिव, चिपको मूवमेंट भी आएगा और आप पेड़ से चिपक जाओगे। हाँ हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, नहीं है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, उसमें मैंने चिपको मूवमेंट बताया था और इसमें भी बता दूंगा। हम पहले यहां पर चल रहे हैं। व्हाट आर दी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट, व्हाट आर दी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये क्या है सुनिए, पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका फोकस फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रेगुलेशंस पे है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन हो सके। दूसरा है रेगुलेशंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड यूज।
ये फॉरेस्ट लैंड यूज को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें डेवलपमेंट नीड्स और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को बैलेंस बनाने में मदद मिलता है। तीसरा है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। हम यही निखिल बनाते हैं, तुम्हारा सेंटर सबसे टफेस्ट से टफेस्ट जगह पे पढ़े। ये एक्ट एफोरेस्टेशन को एम्फेसाइज करता है जिसमें लॉस्ट फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड पर कंपनसेट करने के लिए ट्री प्लांटेशन होता है ताकि इकोलॉजिकल लॉस को रिप्लेसमेंट हो सके। कल देखोगे ये वीडियो, हमको पता है तुम लोग देखोगे, लेकिन तुम्हारे वजह से भी बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो सकता है। क्लियर है? वाटर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये सर क्या है? ये बोल सुनो पहले, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का मेन पर्पज है पानी के पॉल्यूशन को प्रिवेंट और मैनेज करने में मदद करना। सर सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हार्मफुल, मैं रिपीट कर रहा हूं अब है, इससे पहला पॉइंट क्या आता है सर? क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है या 5 में। 5 मार्क्स जैसे ही आपको लिखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है हार्मफुल सब्सटेंस को कंट्रोल करना। ये एक्ट हार्मफुल सब्सटेंस को वाटर सोर्सेस में रिलीज होने से रोकने पे फोकस करता है। दूसरा क्वालिटी बेंचमार्क, ये वाटर डिस्चार्ज के लिए क्वालिटी बेंचमार्क सेट करता है। तीसरा पॉल्यूशन मैनेजमेंट, ये पॉल्यूशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस को सुपरवाइज और इन्फोर्स करता है। चौथा परमिट्स एंड कंप्लायंस, ये अथॉरिटी को परमिट इशू करता है और इसेंशियल मेजर्स इंप्लीमेंट करने की पावर देता है जिससे एनवायरमेंट और पब्लिक वेलबींग दोनों को प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट है राइट इन ब्रीफ अबाउट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। सर ये क्या है? देखो, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 एक लेजिस्लेशन है जो इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, जिसका एम था बच्चों एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना। ये एक्ट 1987 में रिवाइज किया गया था। कब रिवाइज किया गया था? बना कब था ये पुनीत? ये आया था 1981 में, लेकिन रिवाइज किया गया था 1987 में। ये इंडिया की पहली कोशिश थी कि एयर पॉल्यूशन के इशू को एड्रेस किया जा सके और उसको जनरल कंट्रोल के द्वारा मेजर किया जा सके। जिस वक्त एक्ट बनता है, जरूरी नहीं जो उस वक्त सारा संशोधन उसी वक्त हो जाए, तो चीजों को अप्लाई करने होने में क्या लगता है, कुछ ईयर्स लग जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे जीएसटी कब आया था? 17 में आया था, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। आपने सुना होगा इनकम टैक्स एक्ट को डायरेक्ट टैक्स कोड में ट्रांसफर किया जाएगा, कई साल लग गए हैं। तो होता है ऐसा, जो हमेशा अमेंडमेंट और कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है, इंप्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक बिल्कुल आया, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा मैं वो बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। पहला ऑब्जेक्टिव था अभय, लिसन अभय, पहला ऑब्जेक्टिव था प्रिवेंशन एयर पॉल्यूशन को रोकना। दूसरा था सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्या सेट करना? एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना। आपको पता चलता है ना, इतना विजिबिलिटी है, इससे ज्यादा अगर होगा तो क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तीसरा है रेगुलेशन इंडस्ट्रीज को ऑपरेशंस को रेगुलेट करना ताकि क्लीनर प्रोडक्शन इंश्योर किया जा सके। आपको वो एक डेसिमल्स बनाया हुआ है, उससे ज्यादा आप एयर पॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर करने के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। गूगल पे सर्च करोगे ना वेदर फॉरकास्ट, तो आपको दिखाता है जो ऐसा वेदर फॉरकास्ट है, इतना ये रहने वाला है। इंपावरिंग अथॉरिटी, देखो आपका, मैं इसका एक बेहतर एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा हीट वेव आया था इस बार, हीट वेव के वजह से जीडीपी गिर गया इंडिया का, आपको पता है ना। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया उस गर्मी में। आपको समझना पड़ेगा जो इन्वायरमेंट की वजह कितना इंपैक्ट होता है। अगर 4 दिन के लिए भी कोलकाता में क्या हो जाए, बारिश लगातार हो जाए, तो काम क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। अच्छा, इंपावरिंग अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटीज को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पावर दिया गया, जो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, इंपोज पेनल्टी इंपोज करना जरूरी होता है ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और पब्लिक हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। सर होप सो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं ये है बच्चों, नेक्स्ट है YEPA। किसकी बात कर रहा हूं? YEPA
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कॉल्ड अम्ब्रेला एक्ट। बच्चों मैं बोलना चाहूंगा, इसको ध्यान से देख के जाइएगा। ईपीए को अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोलते हैं? ईपीए को अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ऐसा समझ में ही नहीं आएगा तो उसका आंसर लिखे तो क्या लिखे, ये याद रखिएगा। तो अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोलते हैं ईपीए को? ईपीए का मतलब होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अम्ब्रेला एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रॉड स्ट्रेटजी प्लान करता है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है। क्लियर है कि नहीं है? यानी ये सिंपल मैं बता रहा हूं, ये ओवरऑल इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करने पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। इसलिए इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ब्रॉड चीजों को कवर करता है। ये सबको क्या, जैसे एक छाता है, आप रास्ते से जा रहे हो, बारिश हो रहा है, तो छाते के अंदर क्या हो, आप सेफ हो। तो उसी तरीके से ये ब्रॉड कैटेगरी को यहां पर ये करता है कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क क्या होता है? चीजों को एक ही जगह पे समराइज करके बता देना। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है आपका व्हाट आर ग्रीन राइट। सर ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, ये 100% आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन राइट वगैरह। सर ग्रीन राइट क्या होता है? ग्रीन राइट, जिससे इन्वायरमेंटल राइट या इकोलॉजिकल राइट भी हम बोलते हैं, लीगल और एथिकल प्रिंसिपल्स है जो इन्वायरमेंटल और उसके रिसोर्सेज को सेफगार्ड और कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। ये राइट इस बात पे फोकस करता है कि ह्यूमन फर्ज है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बनाए रखें। देखो आज आपका राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आज की इन्वायरमेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए दोनों को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया। आज अगर आप पानी बचाते हो या बाकी चीजें अगर ये सेव करते हो तो उससे फ्यूचर जनरेशन को क्या होगा। कल की में आपने क्या देखा? कल की मूवी में आपको यही दिखाया गया है, जो पूरी तरीके से जो वातावरण है वो क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। हर जगह क्या उड़ रहा होगा, धूल उड़ रहा होगा। और सबसे चरम पे क्या होगा, विनाश। विनाश का तो समझते हो ना, यानी कि लोग इंसान को कोई वैल्यू नहीं दे रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर बोलने का मतलब ये है, जो आज की जो हमारी जो एक्टिविटी होगा उससे फ्यूचर जनरेशन क्या होगा। आज आप यूएई में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, आपको जो रेगिस्तान है ना, जो आपका ये है डिजर्ट है ना, वहां पर आपको पेड़ पौधा वो लोग लगा रहे हैं। और पानी वहां पर डालने का प्रोसेस ही क्या है, नीचे से अलग है। हर पेड़ के नीचे क्या है, फ्लोरा टाइप का है, यानी अपने आप मॉर्निंग में क्या होता है, वहां पर पानी उस तक पहुंच जाता है पाइप के जरिए। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले 100 साल की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। 100 साल बाद इंडिया में आपको हर जगह पे खाली घर ही घर दिखाई दे रहा होगा, बहुत कम खेत वगैरह दिखाई दे, बहुत कम ये दिखाई दे रहा होगा। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री किधर शिफ्ट किया, एशियन की तरफ से शिफ्ट किया एग्रीकल्चर के लिए, उस तरीके से हमें कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, अफ्रीकन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा उस वक्त भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ग्रीन राइट समझ में आया ना? ये बताता है, ये हमें हमारी फर्ज बताता है, ये बताता है कि इन्वायरमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें कई डायमेंशन शामिल होते हैं। पहला बता रहा हूं, ग्रीन राइट का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पहला है क्लीन इन्वायरमेंट होना। क्या होना? यानी हर इंसान को क्लीन एयर और वाटर मिलना चाहिए। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन, यानी कि इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है। तीसरा है इन्वायरमेंटल डिसीजंस में शामिल होना, यानी इन्वायरमेंटल डिसीजंस में लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि वो सही डिसीजंस ले सके और डेवलप कर सके। नेक्स्ट सर, ग्रीन बेंच का मतलब क्या होता है? ग्रीन बेंच का मतलब क्या होता है, सुनिए। ग्रीन बेंच का मतलब क्या है? यह एक स्पेशल बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव को रिस्पॉन्स में बनाया गया था, यानी जिसका एम है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करना। यानी ये 17 जून 1996 के ऑपरेशनल्स में शुरू हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट अपने ग्रीन बेंच इस्टेब्लिश किया ताकि जो भी इन्वायरमेंटल इशू हो वहां से उसके ऊपर वो सुनवाई किया जा सके। ग्रीन बेंच एक डिवीजन बेंच होता है जहां पर रिस्पेक्टेड जज मिलकर उस पर इन्वायरमेंटल इशू के बारे में सुनवाई करता है। आपको बिलीव नहीं होगा, बड़े बड़े जो बिल्डिंग है उसको गिरा दिया जाता है क्योंकि वो इन्वायरमेंटल एक्ट को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। मुंबई में एक आदर्श बिल्डिंग था, ऐसे बहुत ऐसे बिल्डिंग, कुछ 1200 करोड़ का, 1000 करोड़ का बिल्डिंग तक क्या कर दिया गया, इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो इन्वायरमेंट एक्ट के अगेंस्ट था, उसके रूल्स को पालन नहीं किया था। अब सोचिए जिसने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया और बिल्डिंग बनाया, उसको क्या कर दिया गया। समझा नहीं मतलब? नोएडा के, हाँ वो भी है। और आपने उसको हर खेल में आदर्श बिल्डिंग के बारे में, आदर्श घोटाला नहीं हुआ था मुंबई में,
तो वो कई कई गुना मतलब कई करोड़ का वो बिल्डिंग था, उसको गिरा दिया क्योंकि वो एनवायरमेंट के अगेंस्ट था। आप सोचिए जब एनवायरमेंट के अगेंस्ट कुछ भी चीजें अगर निकल जाता है तो गवर्नमेंट किसी का सुनता नहीं, कोर्ट किसी का सुनता नहीं है, उसके ऊपर वो डिसीजन ले लेता है। जयराम रमेश जो है उस वक्त क्या था, एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं ग्रीन बेंच के बाद। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राइट इन ब्रीफ अबाउट एजेंडा 21। क्या देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन? मैं बोलता हूं बिल्कुल देखने को मिलेगा। एजेंडा 21 आपको देखने को मिलेगा, जहां तक मेरे को लगता है ये देखने को मिलेगा। एजेंडा 21 एक स्ट्रैटेजी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है, उसकी इसी के लिए बनाया गया है। इसको ग्लोबल लीडर्स ने इंडोर्स किया। किसने किया? ग्लोबल लीडर्स ने इंडोर्स किया ताकि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट में इसको डेवलप किया जा सके। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो हुआ था, उसके उस वक्त में एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस किया गया था। समझ नहीं आ रहा है कहां पर डिस्कस किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। इसका मेन क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, और ग्लोबल लीडर्स ने इसको एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस किया था, इसको इंडोर्स किया था। कोई दिक्कत है यहां तक? जिसका नाम क्या दिया गया? एजेंडा 21। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्स में आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्टैब्लिश किया गया और 2005 में इनेक्ट हुआ। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका गोल था क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, यानी कि हैंडल करना, जिसमें डेवलपमेंट नेशंस के लिए मिलिट्री इमिशंस रिडक्शन टारगेट सेट किया गया, बताया गया। इसके इनिशियल पे 2012 में कंक्लूड हुआ। आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 के लिए ग्राउंड वर्क बनाया, यानी पहले से ही काम उसके ऊपर शुरू हो गया। सर काम क्या शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल ने ग्लोबल कोलैबोरेशन को क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए बोला। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना और फर्दर इसके ऊपर एक्शंस कैसे लिया जाए, ये कहां पर डिस्कस किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है, राइट और शॉर्ट नोट्स अबाउट कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? यह एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो 1992 में अर्थ समिट में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन एम था बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करना, जेनेटिक रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को इनकरेज करना, और जेनेटिक रिसोर्सेज के एडवांटेज को फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। ये कन्वेंशनल बच्चों बहुत सारी नेशंस ने इंडोर्स किया, और बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन को टैकल करने के लिए वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव को फाउंडेशन बनाया। यानी इनका मेन मकसद था किस तरीके से हम चीजों को बेहतर कर सके। होप से समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट एक्शंस डिड द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस टेकन इन 1972। क्या एक्शंस लिया गया इस कॉन्फ्रेंस में? इसमें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू को एड्रेस करने के लिए सिग्निफिकेंट एक्शंस लिया। मैंने कैसे बता रहा हूं, स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशंस और एक्शन प्लान जो था ना, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेने के लिए था। ये डिक्लेरेशन 26 प्रिंसिपल्स के बेस पे था जो एनवायरमेंटल इशू को ग्लोबल स्केल पे एड्रेस किया। बच्चों समझिएगा, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम था इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मेन काम था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इसका मेन काम था जो वेल बीइंग है ना उसके बीच में बेहतर रिलेशनशिप क्रिएट करना, इसका मेन काम था एनवायरमेंटल इशू को ग्लोबल स्केल पे एड्रेस करना, ताकि दुनिया के हर जो कंट्री है ना उसके द्वारा इसको फॉलो किया जा सके, ताकि हम एनवायरमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके। सर वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ 1972 स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस? इसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वीडन में था बच्चों। कहां था? स्वीडन में था, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस से इमर्ज होने वाला स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशंस का प्राइमरी थीम था। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ, यानी एक ही धरती है और उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज ब्रीफली डिस्कस अबाउट यूनेप। ब्रीफली डिस्कस अबाउट यूनेप। सर सुनिएगा, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, सर स्टॉकहोल्म में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, ये सब देखने को मिलेगा आपको कल एग्जाम्स में। स्टॉकहोल्म हो गया, ग्रीन अर्थ, ग्रीन
जो एनर्जी है, ये सब चीज आपको देखने को, कोयटो, ये सब वर्ड आपको आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ये सब आएगा। स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ये स्वीडन में 5 जून से 16 जून 1972 तक हुआ था बच्चों। यूनेप, यूनेप का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेब्लिश हुआ था, जो ग्लोबल एनवायरमेंटल मैटर को कोऑर्डिनेट करता है। स्टॉकहोल्म किसको कोऑर्डिनेट करता है? ग्लोबल इशू की बात करता है। सर किस चीज की बात करता है? ये बोलता है जो हमें एनवायरमेंटल प्रैक्टिस करना है जिससे क्लाइमेट चेंज को हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, बायोडाइवर्सिटी को हम डिक्लाइन कर सके, और पॉल्यूशन जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को हम टैकल करने में हमें हेल्प मिल सके। ये सारा चीज स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस में किया गया था। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट मैं बात करता हूं किगाली अमेंडमेंट। सर आ सकता है क्या? मुझे लग रहा है किगाली और पेरिस में से इस बार मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में से दे सकता है। किगाली भी दे सकते हैं तो पेरिस भी दे सकता है। किगाली अमेंडमेंट क्या होता है सुनिएगा। किगाली अमेंडमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो ग्रेजुअली HFC का मतलब होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए की प्रोडक्शन और यूज को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। याद रहेगा ना किगाली अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट क्यों लाया गया था? HFC प्रोटेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एयर कंडीशनिंग और कूलिंग जैसे एक्टिविटी में यूज होता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इनकॉर्पोरेट किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी एग्जाम्स में आ सकता है सक्षम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल किसके जैसा आंसर लिखोगे? किगाली जैसा ही लिखोगे इसमें। सर इसका एम था ओजोन लेयर को सेफगार्ड करना। इसको सेफगार्ड करना, ओजोन लेयर को सेफगार्ड करना। इस अमेंडमेंट ने HFC के यूज को रिड्यूस करने के लिए एक टाइम टेबल आउटलाइन किया, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल शिफ्ट को एक्सट्रैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उस टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करता है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशंस को कम करता है, एनवायरमेंटल इशू को खत्म करता है। सर पेरिस एग्रीमेंट क्या है? बच्चों पेरिस एग्रीमेंट एक ग्लोबल ट्रीटी है। आपने नाम सुना होगा UNFCCC का। किसका नाम सुना होगा? UNFCCC। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। जितने भी अमेंडमेंट आया ना उसमें एक चीज कॉमन है, ये लोग क्लाइमेट चेंज की बात करता है, ये ग्लोबल इशूज की बात करता है, ये एनवायरमेंट की प्रोटेक्शंस की बात करता है, ये बोलता है जो किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट था सक्षम, इसमें मेन गोल था ग्लोबल और वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। प्री इंडस्ट्रियल टाइम को कंपेरिजन में इस एग्रीमेंट में जो है ना बहुत सारा कंट्री पार्टिसिपेट किया, और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को ध्यान रखते हुए उसकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को ना कंप्लीमेंट भी किया, और उसके बारे में लोगों ने क्या किया, चीजों को अवेयर किया। होप से समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है आपका, अब चैप्टर नंबर 2 में जो 5 सा क्वेश्चन आता है, पहला है एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। सर मैं बता चुका हूं एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। इसका मतलब है गाइडलाइंस को फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना, और एक स्टैंडर्ड सेट करना जिससे गवर्नमेंट क्या कर सके, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इसको यूज करवा सके। यानी कौन इसको कंट्रोल करेगा? रूल्स किसके लिए बनाया गया है? पब्लिक के लिए बनाया गया है, तो किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा? अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी के हाथ में दिया जाएगा, भाई तुम इसको अवेयर करो, तुम चीजों को प्रोटेक्ट करने में मदद करो। एनवायरमेंट को सेफ गार्ड और मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। ये रेगुलेशन रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है, पॉल्यूशंस को अवॉइड करता है, इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। सस्टेनेबल डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, और जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है ना जिस एरिया में वो कवर हो रहा है उसको हम यूज कर सके। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस? क्या नेसेसिटी क्या है देख लो। पहला है इसका जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला है प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स। क्या है? प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स, यानी डिलिकेट इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट और ओशियन को हमें क्या रखना पड़ेगा? सेफ गार्ड रखना पड़ेगा। दूसरा है कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। सर ये क्या है? स्पीसीज की लॉस को रोकना हमारा जरूरी है, और उसको इंटरडिपेंडेंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया है। यानी स्पीसीज को मारने से आपको 7 साल का जेल हो सकता है, 5,000 का फाइन लग सकता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट है इंश्योरिंग ह्यूमन हेल्थ। सर पॉल्यूशन और हैजार्डस सब्सटेंस से बचाना हमारा काम है ताकि ह्यूमन का हेल्थ क्या रह सके, बेहतर रह सके।
एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, सर ये क्या बोल रहा है, एमिशन को कम करेंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज जो है ना उसकी एफर्ट्स को बूस्ट कर सकेंगे, यानी कि क्लाइमेट चेंज होगा ना उसको जितना कम करोगे ना उतना हमारे कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिसोर्सेज। मैनेजिंग सर रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज को हमें मैनेज करना पड़ेगा। सर रिसोर्सेज क्या क्या है निखिल, वाटर्स है, मिनरल्स है और फॉरेस्ट जैसे रिसोर्सेज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशंस, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशंस क्या है, इमिशन स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। पॉल्यूशन एक्ट क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, उसके ऊपर जाने से आपके ऊपर क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। तो ये सब चीज होता है नेसेसिटी ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। बच्चों होप सो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस में, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या प्रॉब्लम है ये समझो। पहला है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस, इसका मतलब क्या है, रूल्स को फॉलो करना लोगों और बिजनेस के लिए दोनों के लिए टफ होता है, क्योंकि कुछ देर पहले एक बच्चा बोला था रूल्स तोड़ने के लिए होता है, तो यही है, रूल्स को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है। हम रूल्स को तोड़ते हैं तभी तो आज ये त्रासदी से हम लोग क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, है कि नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश में जो चीज हुआ, जिस तरीके से गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया गया, उसने रूल्स को क्या कर लिया, वायलेट कर दिया। तो जो भी सक्षम वहां पर इन्वेस्टमेंट्स किया होगा, जितने भी इंडस्ट्रीज, उसके अंदर अब एक डर बैठ गया। डर ये बैठ गया तो उनको लग रहा है ये लोग कभी भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता कि नहीं सकता है। कई बिलियन डॉलर्स का कर्ज है बांग्लादेश पे, किसका, इंडिया का। इंडिया पैसा लेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ये जो 20,000 करोड़ में बोलूं या 30,000 करोड़ बोलूं अलग अलग कंपनी का, अब इंडिया को डर है भाई 30,000 करोड़ का हमने हमारी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए होंगे। तो जैसे इंडिया को डर है वैसे बाकी सारे कंट्री को भी डर है, क्योंकि अब कुछ दिनों तक वर्ल्ड बैंक क्या लोन प्रोवाइड नहीं करेगा बांग्लादेश को। किसकी वजह से नहीं करेगा, इस घटना की वजह से नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर उसने रूल्स को वायलेट किया तो इसका नुकसान अब उनको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सबसे ज्यादा क्लोथ यानी कि गारमेंट इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थे, गारमेंट इंडस्ट्री अब क्या करने लगा है, शिफ्ट करना शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा कॉटन कहां से खरीदते थे, इंडिया से खरीदते थे। अब इंडिया क्या करेगा, खुद अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठाएगा और वो सेम गारमेंट्स यहां पर प्रोड्यूस करेगा। आप समझ रहे हो ना मतलब। तो रूल कोई
चैप्टर में डिवाइड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर देता है। इसका वायोलेशंस करने पे ना 7 साल तक इंप्रिजनमेंट होना तय है, यानी उससे कम तो होगा ही नहीं, और कम से कम 5,000 रुपया तक क्या लगेगा, फाइन लगेगा। उससे कम बच्चों होने वाला नहीं है। होप सो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताएंगे, समझ में आ रहा है ना पूरा क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिफाइन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, जिससे फॉर्मरली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हम कहते हैं बच्चों सक्षम। यह एक मल्टीनेशनल एग्रीमेंट है। क्या है ये, मल्टीनेशनल एग्रीमेंट है जो 1992 में अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो में साइन किया गया था। ये कन्वेंशन सस्टेनेबल, जब भी रियो डी जेनेरियो की मैं बात करूं, ग्लोबल समिट की बात करूं, तो वहां पर ग्लोबल समिट हुआ और ये किसकी बात कर रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था। इसका मेन काम था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर उन सब चीजों को लेकर के आना जो एनवायरमेंटल इशू को प्रोटेक्ट कर सके, उसको एड्रेस कर सके। सर क्या क्या है, देखो ये जो है ना सीबीडी, इसके ना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके 196 मेंबर कंट्री में है। 196 मेंबर कंट्रीज हैं, जो इंक्लूडिंग इंडिया भी उसमें शामिल है। ये कब हुआ था ना, इंडिया इसको ना सक्षम 1994 में ज्वाइन किया था। इंडिया ज्वाइन हुआ था, और इंडिया ने 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इनेक्ट किया ताकि कन्वेंशन और प्रोविजंस को फॉलो कर सके। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ना उसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी हमारा जो स्पेसीज है ना उसको प्रोटेक्ट कर सके। सर और ये कॉन्फ्रेंस जो है ना ये कहीं ना कहीं इसलिए गवर्न किया गया ताकि जो भी यूएसए है और जो भी उसके मेंबर्स है ना उसको इंप्लीमेंट करे। और अभी मैं बता रहा हूं 175 प्लस कंट्री ने क्या किया है, इसमें बहुत कुछ रेटिफाई किया है, बहुत कुछ बदलाव किया है और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सर समझ में तो आ गया, लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। ये बोल रहा है ये इंश्योर करना जो भी आपको जो जेनेटिक रिसोर्सेस है उसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लियर कि नहीं है, तो उसको ये इंश्योर करने का काम कर रहा था। सर होप्स तो आपको समझ में आ गया। जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी स्पेसीज है जो हमारे कंट्री में है अवेलेबल, उसका हमें क्या मिलना चाहिए, फायदा मिलनी चाहिए, इन्वायरमेंट की फायदा मिलनी चाहिए। अगर फायदा ही नहीं मिलेगा तो हम इस समिट में जाकर करेंगे तो करेंगे क्या। सर क्लियर है ना, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बच्चों चैप्टर नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3। हाँ यूनिट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 क्या है, ह्यूमन। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी आज मैं ह्यूमन 3 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कल हम कितने यूनिट्स की बात करेंगे, 2 यूनिट्स विथ एमसीक्यू की बात करेंगे, 2 यूनिट्स विथ एमसीक्यू की बात करेंगे। और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बस इतना ही देखना है। सर ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट, सर ये क्या बोल रहा है ये समझते हैं। पहला है व्हाट इज इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एक ऑर्गेनाइज एफर्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा किया जाता है ताकि इन्वायरमेंटल इशू के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और प्रमोट जो भी चेंजेस हो रहा है उसको प्रमोट किया जा सके। इस मूवमेंट्स में प्रोटेस्ट करना, एडवोकेसी, ग्रास रूट इनिशिएटिव्स और लीगल एक्शन शामिल होते हैं जो क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे इशू को एड्रेस करते हैं। सर राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन बिश्नोई मूवमेंट्स। बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई मूवमेंट आ सकता है क्या, बिल्कुल सर आ सकता है। बिश्नोई मूवमेंट 15th सेंचुरी राजस्थान में गुरु जम्बेश्वर जी के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। यह एक रिनोवेट इन्वायरमेंट्स और कंजर्वेशन मूवमेंट है। इस मूवमेंट में बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो अपने स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए अपने जान तक गंवा दिए थे। कब हुआ था, 1730। एरिया कौन था, खिजारली था, इससे कुछ था, राजस्थान में है। लीडर का नाम था अमृता देवी। क्या नाम था, अमृता देवी। रीजन क्या था, अमृता देवी ने 363 बिश्नोई लोगों ने अपने जान देकर के पेड़ों को बचाया था। बच्चों जब महाराजा के नए महल के लिए पेड़ों को काटने का प्लान बनाया गया था ना, ये लोग ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दिया था। तो वहां से क्या निकला, बिश्नोई मूवमेंट निकला। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बिश्नोई मूवमेंट्स के बाद। बिश्नोई मूवमेंट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो ये है बच्चों आपका
बिश्नोई मूवमेंट्स के बाद है चिपको मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट क्या है? 1970 के दौरान इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। यह एक नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल कैंपेन थी जो मेजॉरिटी ओमेन ने लीड की थी। इन ओमेन ने पेड़ों से चिपक कर लोगों को रोका जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, यानी पेड़ों को काट रहे थे। इस मूवमेंट का एम था फॉरेस्ट और लोकल कम्युनिटी को बचाना। यह कब हुआ था? 1973 में। लीडर का नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, सुदेशा देवी, बच्ची देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, ये लोग थे। एरिया क्या था? चमोली डिस्ट्रिक्ट था। कहां पर है सर? उत्तराखंड में। होप से समझ में आया ना? चाहे 2 मार्क्स में पूछे चाहे 5 मार्क्स में पूछे, कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट है अपिको मूवमेंट। सर अपिको मूवमेंट सर क्या है? ये बिल्कुल चिपको मूवमेंट जैसा ही था, बट अपिको मूवमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है। जो अगर आपको चिपको मूवमेंट समझ में आ गया तो ये सेम अपिको भी सेम ही सिमिलर है। इसमें भी वही ओमेन्स ने वही किया था उत्तराखंड में। किसके खिलाफ किया था? ट्री हगिंग मूवमेंट, मतलब पेड़ से जाके चिपक गया। क्यों? चिपको आंदोलन से ही इंस्पायर होकर इसको बनाया गया था। इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखना है। सलकानी विलेज में था बच्चों ये। मैन वुमेन चिल्ड्रन सब इसमें जुड़ गए थे। नेक्स्ट जो सर आपका है, नेक्स्ट आपका है साइलेंट वैली मूवमेंट। ये साइलेंट वैली मूवमेंट बेसिकली किसको लेकर के था? साइलेंट वैली मूवमेंट था डैम की जो परियोजना था उसको रोकने के लिए। किसके लिए था? पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में डैम की परियोजना जो है उसको रोकने के लिए, और जिन लोगों को डैम से नुकसान हुआ है उसको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको जगह देने के लिए, उसको वैसा इन्वायरमेंट देने के लिए। नेक्स्ट अब जो मैं मोस्ट बात करने जा रहा हूं वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सर नर्मदा बचाओ आंदोलन एक लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल मूवमेंट है जो इंडिया में चलाया गया था। इस मूवमेंट का मेन पर्पस था नर्मदा रिवर पे बड़े डैम्स बनाने के जो कंस्ट्रक्शन है ना उसको अपोज करना, यानी उसको रोकना। इंक्लूडिंग इनका पर्पस था सरदार सरोवर डैम को रोकना एक तरीके से। इस मूवमेंट को मेघा पाटेकर, बहुत फेमस ये है नाम है, आप सर्च करिएगा। मेघा पाटेकर जैसे एक्टिविस्ट ने लीड किया था जिनका एम था लोकल कम्युनिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करना, पार्टिकुलरली इंडिजीनियस ट्राइब्स को डिस्प्लेसमेंट को समझना और उसके लिए प्रोजेक्ट को रोकना। लीडर का नाम था मेघा पाटेकर और केरला शास्त्र साहित्य परिषद। फोकस क्या था? इस मूवमेंट ने अफेक्टेड कम्युनिटीज, एनवायरमेंटल कंसर्न और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राइट के लिए प्रोटेस्ट किया। हंगर स्ट्राइक किए ये लोग, लीगल एक्शंस लिए। एनबीए डैम कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाया, लेकिन सोशल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को हाईलाइट करने में इनका सिग्निफिकेंट रोल रहा। और इतनी बड़ी मूवमेंट था सक्षम जो पूरा दुनिया में फैल गया था, यानी कि यूएनओ में इसकी बातें हो रही थी, आप ये समझिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद राइट इन्वायरमेंटल इथिक्स। सर इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है? तो इन्वायरमेंटल इथिक्स की अगर मैं बात करूं तो यह एक ब्रांच है इथिक्स का। ह्यूमन और नेचुरल वर्ल्ड के बीच में इथिकल कनेक्शंस को एक्सप्लोर करता है। इसमें मेन फोकस होता है ह्यूमन कल्चर, रिलीजन्स और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है उसको देखना। ये एक्सप्लोर करता है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे वैल्यू करते हैं, सोसाइटी को कैसे देखते हैं, बिहेव कैसे करते हैं और पॉलिसी को डेवलप कैसे करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम को हम सेफगार्ड कर सकें। इसका मेन काम था एनिमल और इन्वायरमेंट के साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसको बनाए रखना। इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए ताकि सस्टेनेबल सोसाइटी बन सके, ये फिलॉसफी के अंदर आता है बच्चों। ह्यूमन एक्शंस और इन्वायरमेंटल जो भी इंपैक्ट है ना उसकी रिलेशनशिप को ये स्टडी करता है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स? सर प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल इथिक्स क्या है? नेचर की जो इंट्रिंसिक वर्थ है ना उसको अपडेट करना, एक्सप्लॉयटेशन होने से बचाना, नेचर पे हमारी जो डिपेंडेंस है ना उसको एक्नॉलेज करना और उसको सेफ गार्ड करना, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को परस्यू करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, हमारे एक्शंस और एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के लिए पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए स्ट्रीव करना, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एक्सरसाइज करना जब साइंटिफिक एविडेंस एब्सेंट हो जाए और एनवायरमेंट अगर हार्म हो तो उसको प्रिवेंट किया सके, उसको रोका जा सके। इंडिविजुअल की जो राइट है ना उसको अपहोल्ड करना ताकि इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सके। सर बायोसेंट्रिज्म क्या होता है? सर आ सकता है एग्जाम्स में, हाँ
बायोसेंट्रिज्म्स और इकोसेंट्रिज्म्स में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। बायोसेंट्रिज्म्स क्या होता है? यह कंसेप्ट असर्ट्स करता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज के पास अपनी इनहेरेंट मोरल होती है, मोरल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हर स्पीसीज को अपनी एक इंट्रिंसिक वर्थ है, यानी अपनी एक वैल्यू है, उसके साथ में हमें इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, इथिकल ट्रीट करना पड़ेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको, उसके ऑर्गेनिजम्स को, जो सेंटर्स होती है और जो भी जिस तरीके से आपकी लाइफ मायने रखता है, तो आपको उनकी लाइफ को भी क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे लोग वेगास है, मतलब वेज खाना खाते हैं, और नॉन वेज क्या करते हैं? एनिमल्स को मारते नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी है, तो बहुत सारे लोग इसको मानता है और बोलता है जब हम हर स्पीसीज की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म क्या है? यह एक नेचर सेंट्रिक इन्वायरमेंट है। इसका मेन क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो इसके रूल्स और उसकी जो अप्रोच है उसको इंटरकनेक्टेडनेस करता है। यानी आप ये बोल सकते हो, ये बताता है कि हमारे एक्शन से एक जो इकोसिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एनिमल्स हैं उस पर नेचुरल इकोसिस्टम्स का असर पड़ता है। तो ऐसा क्या करें जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके? कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट जो हमारा है ये है बच्चों आपका, व्हाट डू मीन बाय रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। व्हाट डू मीन बाय रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन? रीसेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल को उनकी ओरिजिनल लोकेशन से हटाकर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। और फाइनेंशियल हार्डशिप जैसे इनकम लॉस जो हुआ है ना, उसको भी क्या करना? बियर करना। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस इंडिविजुअल को उनकी पहली क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस दिलाने में मदद करना। जैसे कहीं से नहर कोई बना के गुजरना है, जो वहां पर लोग रह रहे हैं उसको हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है, और जैसा उनका पहले लाइफ था वैसा ही लाइफ क्या करना है? हमें देना है। बच्चों क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। सर ये क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब होता है रैपिड और ड्रामेटिक इंक्रीज इन ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, जो यूजुअली 20वीं सेंचुरी में देखा गया था। कब देखा गया था? अभी तो ऑलरेडी हम लोग 140 करोड़ क्या कर चुके हैं? क्रॉस कर चुके हैं। इस ग्रोथ के पीछे था हेल्थ, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और हेल्थ जो हमारा जो हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव करना। ये तब हो पाएगा जब पॉपुलेशन क्या हो? कम हो। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो इस रिसोर्सेज को आप यूज नहीं कर सकते हो, तो एक्सप्लॉइट होने से इसको बचाना बहुत जरूरी था। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक जो गिवन एरिया है ना उसमें कितने लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। सबसे कम लोग कहाँ पर रहते हैं? लक्षद्वीप साइड वगैरह में जाओगे तो, हिमाचल साइड में जाओ, पहाड़ी इलाका में जाओ, आपको बहुत कम लोग पर किलोमीटर आपको दिखाई देंगे। ये कैलकुलेट होता है पॉपुलेशन को उस एरिया के साइज से डिवाइड करके। क्लियर कि नहीं है? हायर पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है ज्यादा लोग छोटे एरिया में रह रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज और एनवायरमेंट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालता है। कम रिसोर्सेज में हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा यूज कर रहे हैं। और मैन लैंड रेशियो क्या होता है? मैन लैंड रेशियो का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन और अवेलेबल लैंड के बीच के बैलेंस को बना कर रखना। हायर मैन लैंड रेशियो का मतलब होता है ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जिस एरिया में क्या हो रहा है? ज्यादा लोग रह रहा है, जो रिसोर्सेज भी यूज कर रहा है, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं जहां पर हम लोग रह रहे हैं कोलकाता में, ये हाई पॉपुलेटेड एरिया है कि नहीं है? तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर क्या पड़ सकता है? इंपैक्ट पड़ सकता है। गांव में जब बरसात आता है तो पानी जल्दी निकल जाता है कि नहीं है? खेतों में चला जाता है। यहाँ पर अगर बरसात आता है तो क्या होता है? पूरा एरिया डूब जाता है। यही सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जगह ही नहीं है, क्या होने का? पानी पास होने का। अलग से कुछ स्वेज नहीं है, अलग से कोई पाइपलाइन नहीं है। चाइना में जाओगे तो लोग क्या करके रखा है? अलग अलग तरीके से पाइपलाइंस वगैरह बना के रखा है। तब एक प्रोसेस वाइज होता है, वहां पर पानी स्टोर नहीं होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनलैंड रेशियो को मैनेज करना बच्चों बहुत जरूरी है। मैनलैंड रेशियो निकलता कैसे है? टोटल लैंड एरिया को अगर हम लैंड प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दें और टोटल पॉपुलेशन से अगर इसको डिवाइड कर दें, तो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया इनटू लैंड प्रोडक्टिविटी, तो क्या निकल जाएगा? मैनलैंड रेशियो निकल जाएगा। सर और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? सर एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि इस बार कुछ जो ये आया था ना,
इंटरनल हुआ था उसमें कैरिंग कैपेसिटी दिया गया था ना। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है एक पार्टिकुलर एनवायरमेंट या इकोसिस्टम में कितने लॉन्ग टर्म के बिना सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट का रह सकते हैं। सर नहीं समझ में आया। देखो, स्पीसीज की पॉपुलेशंस और अवेलेबल रिसोर्सेज को बैलेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन की कैपेसिटी अगर एक लैंड पे बहुत सारे लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन के चांसेस क्या हो जाता है, बढ़, मतलब कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें हो सकता है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो रहा है जो बिना लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट को हम कैसे एक जगह पे रह सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट या इकोसिस्टम में कितने लोग लॉन्ग टर्म तक बिना सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट का रह सकते हैं। यानी ये इकोलॉजी में यूज होता है, जैसे किसी स्पीसीज या पॉपुलेशंस और अवेलेबल रिसोर्सेज को बैलेंस को यहां पर समझाया जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में आप सेफ हो, दूसरे कंट्री में बहुत ऐसे कंट्री है जहां पर कोई गारंटी नहीं है कब युद्ध हो जाए। जो इंसान लिविंग वेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था यूक्रेन में या रसिया में, जहां पर युद्ध हो रहा है, बम गिर रहा है, रातों रात उसकी लाइफ पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो। अब जो इंसान के लिए $50,000 या $60,000 सालाना मायने नहीं रखता था, उसके लिए आज एक रोटी भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। लड़के नहीं है। अब ये भी गारंटी नहीं है जो युद्ध खत्म होने के बाद उसको कितना साल लग जाएगा रिकवर करने में, सेम लाइफ को जीने में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट आता है स्टेट द डिफरेंट लेवल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हायर लेवल, ये तीन ही है। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जब किसी पार्टिकुलर एरिया या रीजन में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है कि वो एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को सरपास कर देता है, जितना उस जगह को ढोने के लिए क्षमता है उससे भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसके कारण रिसोर्सेस पे प्रेशर पड़ता है। आज भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, जमीन के लिए हो रहा है। वो जमीन को क्या करेगा, वो यूज करेगा अपने लिए। लेकिन अभी से अगर हम बात करें 100 साल पहले, जमीन के लिए कोई लड़ाई नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, हमारे पास में सफिशिएंट लैंड था, क्योंकि पॉपुलेशन क्या था, काफी कम था। आपको पता नहीं होगा पुनीत, अभी से 50 से 60 साल 70 साल पहले कई सारे लोग, जिस जमीन ज्यादा होता था ना, वो लोगों को वैसे भी जमीन देता था, आप यूज करो। अब पॉसिबल है क्या? अब लोग सोच रहा है भाई 1 इंच अगर आपके घर के सामने किसी का जमीन क्या हो जाए, बढ़ गया ना, तो उसके लिए कोर्ट में केस हो जाएगा। ये चीज है सर। अंडर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है? अंडर पॉपुलेशन का मतलब होता है जब किसी रीजन या कंट्री की पॉपुलेशन इतनी कम होती है कि वो अपने इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। तो नहीं समझ में आया। लेबर शॉर्टेज, लोग ही नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो गया, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना यूज ही नहीं हो रहा है। आप फिनलैंड जाओ, आपके लिए जॉब रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जाओ, आपके लिए जॉब रखा हुआ है, पॉपुलेशन क्या है वहां का, कम है। बहुत ऐसे जगह है जहां पर जॉब है, स्विट्जरलैंड चले जाओ, जॉब है आपके लिए, पॉपुलेशन क्या है वहां पर, कम है। यूएई चले जाओ, वहां पर जॉब है, कि पॉपुलेशन क्या है वहां पर, कम है। सर क्लियर है कि नहीं है? सर समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट हमारा जो है ये है डेमोग्राफी। क्या है बच्चों? डेमोग्राफी मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना, जिसमें साइज देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और कैसे ये टाइम के साथ चेंज होता है, ये जरूरी होता है। ये सब इंक्लूड होता है इसमें। बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है, माइग्रेशन पैटर्न आता है, एज, जेंडर आ जाता है, एथेंटिसिटी जैसे जो भी डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स है उसको वो आ जाता है। इन सब को एग्जामिन किया जाता है। इसका पर्पज ये समझना होता है कि पॉपुलेशन को इवेल्युएट कैसे किया जा सके, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। तो ये था 3rd चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 3rd चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। पहला, रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन क्या है, पॉइंट समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर R&R, लार्ज प्रोजेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कम्युनिटी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। लेजिस्लेशंस एंड पॉलिसी, बहुत सारी कंट्री ने
रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए स्पेसिफिक लॉ और पॉलिसी बनाया है जो अफेक्टेड लोगों की राइट और एंटरटेनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, असेसमेंट और प्लानिंग। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है ताकि अफेक्टेड कम्युनिटीज और इंपैक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। जिस एरिया में जो पॉपुलेशन होगा, अगर वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कौन कौन यहाँ पर रहता, उसको वहां से शिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए एक नए जगह की किया जाएगा। अभी मैं जानता हूँ उल्टाडंगा साइड में जाओगे ना तो बहुत ऐसे रेलवे साइड में घर है जिसको रेलवे साइड से क्या किया, हटा दिया गया या किसी बस्ती से उसको हटा करके उनके लिए ना बिल्डिंग बना दिया गया और उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया पूरा लाइन से, पूरा बिल्डिंग से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट जो बच्चों है, कंपनसेशन एंड एंटाइटलमेंट्स। सर कंपनसेशन एंड एंटाइटलमेंट्स क्या है? जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनकी लॉस्ट लैंड, एसेट्स और लाइवलीहुड के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। और लैंड के बदले में लैंड, घर के बदले में घर, जॉब के बदले में जॉब दिया। आपको याद होगा सक्षम, अभी कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप को बोला गया है जो मुंबई का जो ये एरिया है सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, धारावी को क्या करना है, चेंज करना। 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, पता है? वो वहां पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, इंडस्ट्रीज बनाए जाएंगे, जितने भी लोग वहां पर रहते हैं ना उनके लिए घर दिया जाएगा, उन सारे फैमिली को रोजगार दिए जाएंगे और वहां से $1 बिलियन अदानी कमाएगा प्रोजेक्ट को वहां पर हिट करके। समझ में नहीं आ रहा है? यानी उस जो ये है ना उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे ये लोग, उसको कन्वर्ट कर देंगे, आपका इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। धारावी पूरा दुनिया में 5,000 करोड़ का फायदा पहुंचाता है हर साल, इतना बड़ा बिजनेस बना करके देता है वहां से। धारावी घुसोगे ना, हर छोटा छोटा घर में डर रहा है, वहां पर बगल में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो लोग एमएसएमई से बहुत जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, सर ये क्लियर है कि नहीं आपको? अच्छा, बिश्नोई मूवमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई डाउट है कि यहां तक? बिश्नोई मूवमेंट मैंने डेप्थ में बताया है कि नहीं बताया है? क्लियर है कि नहीं बिश्नोई मूवमेंट? नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट भी मैंने बता चुका हूं आपको, बिश्नोई फिर से बता दूं। देखो, बिश्नोई मूवमेंट इंडिया का अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट में से एक है बच्चों। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल लिविंग को अपने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज है, एक रिलीजियस कम्युनिटीज है, ये डीपली इससे जुड़े हुए हैं। इस मूवमेंट की शुरुआत 1730 में राजस्थान के खेजारली गांव में हुआ था, जब महाराजा अभय सिंह जो था उस वक्त में, और एक और था, ऑलरेडी बताया हूं, दो महाराजा थे। उन्होंने महल बनाना सोचा और महल बनाने के लिए उन्होंने क्या काटना शुरू कर दिया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया। उसमें 200 से 363 जो लोग थे ना, वो अपनी जान गंवा दी वो पेड़ काटने। बिश्नोई लोगों ने अपनी जान दे दी ताकि खिजारली के जो पेड़ों है ना, बिश्नोई समाज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ये जीव जंतु और पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा क्या रहते हैं एक्टिवली। वो सब एरिया में जाना, वहां पे पेड़ों को भगवान की तरफ पूजा जाता है। गांव वगैरह में भी अगर आप जाओगे ना तो आप देखोगे ना, जो पेड़ है ना उसको क्या होता है, भगवान की तरफ पूजा जाता है। ये लड़के नहीं है। चिपको मूवमेंट भी बच्चों मैं बता चुका हूं आपको, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी बता चुका हूं, और मैं अगर आपको बोलूं सही तरीके से तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा पुनीत? फूड प्रॉब्लम होगा, रहने के लिए प्रॉब्लम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगा, लो इनकम होगा, गरीबी होगा, लो एजुकेशन होगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, मेडिकल प्रॉब्लम होगा, लो सेविंग होगा, लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इनइक्वलिटी अमंग पीपल होगा, प्रेशर एनवायरमेंट होगा, मॉल न्यूट्रिशन होगा और डिजीज बढ़ेंगे, कंजेशन, लैक ऑफ कंफर्ट, सिविंग एमिनिटीज बढ़ेगा, गार्बेज वेस्ट मटेरियल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है ना? ये 3 चैप्टर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था इसके बारे में मैंने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। होप तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
कल मैं आपकी बाकी के 2 चैप्टर्स और जो एमसीक्यू आने वाला है उसकी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर कि नहीं है? थैंक यू सो मच बच्चों।